हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीजी टेट 2026 के एक महत्वपूर्ण विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंधित चौथा वीडियो देखने जा रहे हैं। हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीजी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोगों को एग्जाम में बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो चलिए हम लोग विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, जो विभिन्न वैज्ञानिक हुए हैं उन लोगों ने विकास की जो अवस्था है उन लोग को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किए हैं। इन्हीं वर्गीकरण के आधार पर हम लोग इन अवस्थाओं को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो जो सबसे पहली अवस्था है वो है गर्भकालीन अवस्था। ठीक है, तो जो पहली अवस्था है वो कौन सी है? गर्भकालीन अवस्था, और इसे ही हम लोग गर्भस्थ अवस्था भी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि गर्भकालीन अवस्था किसे कहते हैं। तो गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। माता के रजकण डिंब तथा पिता के शुक्राणु की जैसे ही निषेचन क्रिया होती है वैसे ही भ्रूण का विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, माता के रजकण डिंब तथा पिता के शुक्राणु की जैसे ही निषेचन क्रिया होती है वैसे ही गर्भ में भ्रूण का विकास प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर डिंब का आशय होता है अंडाणु। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि गर्भस्थ अवस्था में विकास की जो गति होती है वो अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। आप लोगों को पता होगा कि जो भ्रूण है उसका विकास लगभग 9 महीने के अंदर होता है और जन्म से पहले वो पूर्णतः शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो अन्य अवस्था है उनसे बहुत ही अधिक विकास कौन सी अवस्था में होती है? गर्भकालीन अवस्था में होती है। गर्भस्थ अवस्था में समस्त रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे आप लोग जानते ही होंगे, जो भ्रूण है वो विकसित होकर पूर्णतः शिशु के रूप में तैयार होता है और इस दौरान उनकी जो विभिन्न शारीरिक संरचनाएं होती हैं वो विकसित होती हैं। चाहे वो रचना हो या भार हो या आकार में जो वृद्धि हम लोग को देखने को मिलती है या जो विभिन्न आकृतियां हम लोग को शिशु में देखने को मिलती है, सभी का विकास इसी अवस्था में होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, जो गर्भस्थ अवस्था में जो भी परिवर्तन होता है वो मुख्य रूप से शारीरिक ही होता है। अब आप लोग को एक चीज़ और याद रखना है कि गर्भ में बालक का विकास कितने दिनों में होता है? तो गर्भ में जो बालक का विकास होता है वो 280 दिनों में होता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गर्भ में जो बालक होता है या बच्चे होते हैं वो कितने दिनों में विकसित होते हैं? तो उसका आंसर क्या रहेगा? 280 दिन। अब हम लोग देखते हैं, जो गर्भस्थ अवस्था होता है उसको मुख्य रूप से 3 अवस्था में बांटा जाता है। पहला अवस्था है डिंब अवस्था, दूसरा है भ्रूण अवस्था, तीसरा है गर्भस्थ शिशु अवस्था। जो डिंब अवस्था होता है वो गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का होता है और जो भ्रूण अवस्था होता है वो 2 से 8 सप्ताह तक का होता है। वहीं गर्भस्थ शिशु अवस्था होता है वो 8 सप्ताह से जन्म तक का रहता है। देखिए, जो डिंब अवस्था होता है उस अवस्था में जो बच्चा होता है उसकी आकृति एक बीज के समान होता है और अंडानुमा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। और इस दौरान जो बालक होता है या जो बच्चा होता है वो आहार के रूप में योग नामक जो पदार्थ होता है उसको ग्रहण करता है और लगभग 15 दिनों तक वो इसी योग का सेवन करता है। उसके बाद जो भ्रूण अवस्था आता है उसमें शिशु का विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होता है और इसी अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं
फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद गर्भस्थ शिशु अवस्था आता है और इस दौरान शिशु का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद शैशवा अवस्था आता है और शैशवा अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, जो नवजात शिशु होता है उसका भार कितना होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? जो नवजात शिशु का भार होता है वो लगभग 7 पाउंड होता है। देखिए, जो शैशवा अवस्था होती है उसे समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। इस दौरान शिशु बाहरी वातावरण से समायोजन करने का प्रयास करता है और जो नया वातावरण होता है उसमें समायोजन करने में उनकी कौन सहायता करते हैं? उनके माता पिता द्वारा सहायता किया जाता है। शैशवा अवस्था में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। आप लोग देखे होंगे जब शिशु जन्म लेता है और उसके 2-3 साल बाद वो कितना विकसित हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो शैशवा अवस्था होती है उसमें शिशु की जो शारीरिक विकास की गति होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। उसके बाद हम लोग इस अवस्था की और अन्य विशेषताओं को देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहली विशेषता देखते हैं, जो शैशवा अवस्था होता है उसमें जो शिशु होता है वो पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, इसीलिए इस अवस्था को दूसरों पर निर्भर रहने की अवस्था कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बालक बहुत ही छोटा होता है इसलिए उसको दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस अवस्था में बच्चों में प्रसन्नता, प्रेम, घृणा, क्रोध, भय, पीड़ा जैसे संवेगों का विकास होता है, जिसके कारण इस अवस्था को संवेग प्रधान अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद जो अगली विशेषता है वो है शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो आप लोग देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरों को देखकर सीखते हैं और उन्हीं की भांति करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो अगला विशेषता है वो है शिशु में नैतिक आचरण का अभाव पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सही गलत का फर्क नहीं पता होता है, जिसके कारण वो गलत चीज़ें भी करने में भी प्रसन्नता अनुभव करते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें नैतिक आचरण का अभाव पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था के अंतिम दौर में जब शिशु पहुंचता है तो वो शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति सीख जाता है। हमारी जो अगली अवस्था है वो है बाल्यावस्था, और 2 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको बाल्यावस्था कहा जाता है। और आप लोग को याद रखना है, जो बाल्यावस्था है इसी अवस्था में शर्म और गर्व की भावना विकसित होती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि शर्म और गर्व की भावना किस अवस्था में विकसित होती है, तो उसका आंसर आप लोग को क्या लेना है? बाल्या अवस्था में। अब हम लोग देखते हैं कि जो अध्ययन की दृष्टि से बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व बाल्यावस्था को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर खिलौने पसंद करते हैं और खिलौनों के साथ ही खेलते रहते हैं। इसलिए इस अवस्था को, इस उम्र को खिलौने से खेलने की आयु भी कहा जाता है। इस अवस्था को स्कूल पूर्व की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि यह स्कूल जाने से पहले की अवस्था होता है, और इसे समूह पूर्व भी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद ही बच्चे समूह बनाना प्रारंभ करते हैं। और आप लोग को याद रखना है इसी अवस्था को जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था भी कहा जाता है। इस दौरान बच्चों में विभिन्न प्रकार की जिज्ञासा जागृत होती है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है पूर्व बाल्या अवस्था में बालक जिद्दी और आज्ञा को न मानने वाले होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही जिद्दी होते हैं। जिस चीज़ को उन लोगों को प्राप्त करना है उसके लिए वो हट करना प्रारंभ कर देते हैं
और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो बड़ों की आज्ञा इस दौरान सरलता से नहीं मानते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस अवस्था में बच्चे अनुकरण करना प्रारंभ कर देते हैं। वे बड़ों को जैसा व्यवहार करते हुए देखते हैं वो उनसे वैसा ही सीखते जाते हैं। इसके साथ ही इस अवस्था को प्रश्न करने की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे जिस चीज़ को नहीं जानते उससे संबंधित प्रश्न करते हैं और वे प्रश्न कर कर के अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। बाल्यावस्था की जो अगली अवस्था है वो है उत्तर बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। यहाँ पर गलती से पूर्व बाल्यावस्था लिखा गया है पर वो क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद हम लोग इस अवस्था की विशेषता को देखते हैं, जिसमें सबसे पहली विशेषता है इस अवस्था में सामाजिक गुणों का विकास होना। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है इस अवस्था में सामाजिक गुणों का विकास तेज़ी से होता है। बच्चे समूह में खेलना अधिक पसंद करते हैं और वे हमेशा समूह में रहने का प्रयास करते हैं, जिससे उनमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों जैसे सहयोग, सहकारिता, समन्वय, नेतृत्व, उदारता, त्याग, मित्रता इत्यादि का विकास होता है। देखिए, इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, और इसी अवस्था को समूह आयु की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान बच्चे समूह बनाना प्रारंभ कर देते हैं। और आप लोगों को याद रखना है जो ये अवस्था है उसको नैतिक विकास की भी अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा कौन सा चीज़ सही है और कौन सा चीज़ गलत है उसको सीखना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था को सारस अवस्था तथा गंधी अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद जो अगली विशेषता है वो है इस अवस्था में बच्चों की शारीरिक विकास में स्थिरता आती है। इस अवस्था में बच्चों की जो शारीरिक विकास की गति होती है वो मंद हो जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में शारीरिक विकास धीमा होता है। बच्चों और पालकों को ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे का शारीरिक विकास रुक गया है। उसके बाद हम लोग जो अगली विशेषता देखते हैं वो क्या है, बच्चे रचनात्मक कार्यों में इस अवस्था में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चे विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे कागज़ से बनने वाले खिलौने बनाना, पौधे लगाना, अन्य वस्तुओं का निर्माण करना इत्यादि में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। किसी नवीन वस्तु के निर्माण पर बच्चे इस दौरान अधिक बल देते हैं। उसके बाद जो अगली विशेषता है वो है बच्चे सामूहिक खेलों में रुचि लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है इस अवस्था के बच्चों में व्यक्तिगत खेलों की तुलना में जो सामूहिक खेल होते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, आँख मिचौली इत्यादि में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद आप लोग को याद रखना है उत्तर बाल्यावस्था के अंतिम दौर में बच्चों में यौन लक्षण प्रारंभ हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दो वैज्ञानिक थे, कोल तथा ब्रूस। उन्होंने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक है, तो ये कथन पूछा गया है कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है, तो कोल तथा ब्रूस ने। तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारी जो अगली अवस्था है वो है वयस्संधि अवस्था। तो वयस्संधि अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच के जो समय होता है उसको क्या बोला जाता है, वयस्संधि अवस्था कहा जाता है। जो वयस्संधि अवस्था होता है वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच सेतु का कार्य करता है, और जो वयस्संधि अवस्था होता है वो बहुत कम समय का होता है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है जो वयस्संधि अवस्था होता है उसकी प्रमुख विशेषता क्या होता है, यौन अंगों की परिपक्वता का विकास होना। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, और बालकों में यह अवस्था 12 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जो अगली अवस्था है वो है किशोरा अवस्था, और किशोरा अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक की अवस्था तक चलता है।
अध्ययन की दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो किशोरावस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है पूर्व किशोरावस्था और दूसरा है उत्तर किशोरावस्था। जो पूर्व किशोरावस्था है वो 13 से 16 वर्ष तक की अवस्था तक रहता है, जबकि जो उत्तर किशोरावस्था है वो 17 से 21 वर्ष तक की आयु के बीच रहता है। इसके बाद हम लोग किशोरावस्था की विशेषताओं को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है, इस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। उसके बाद आप लोग को याद रखना है, इस अवस्था को तनाव, दबाव और क्रोध की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर हमें तनाव, दबाव और क्रोध देखने को मिलता है। बच्चे थोड़े बात में क्रोध करना प्रारंभ कर देते हैं। पूर्व किशोरावस्था में बच्चे माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, जो किशोरावस्था होता है उसमें बच्चे अपने माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने दोस्त यारों का जो संगत होता है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। किशोरावस्था में कल्पना शक्ति का तीव्र गति से विकास होता है। इसके बाद जो अगली विशेषता है वो है बच्चों में समस्या की अधिकता होती है। जैसे हम लोग एक समस्या देखते हैं, व्यवसाय चयन की समस्या। इस दौरान हम लोग देखते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि हमें आगे जाकर क्या करना है। इस अवस्था में वे अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय को चुनने और उसके तैयारी करने, उसमें प्रवेश करने तथा उसमें उन्नति करने के लिए अत्यधिक चिंतित रहते हैं। उसके बाद जो अगली विशेषता है कि इस काल में बच्चों में इतना ज़्यादा परिवर्तन होता है कि उनके मानसिक शक्ति प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण बच्चे या तो चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर आक्रोशित हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली अवस्था है वो है प्रौढ़ावस्था, और जो प्रौढ़ावस्था है वो 21 वर्ष से प्रारंभ होकर 40 वर्ष तक की अवस्था तक चलती है। और इसी अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है और इसी अवस्था के दौरान वह पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। उसके बाद जो अगली अवस्था है वो है मध्यावस्था। और मध्यावस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो 41 से 60 वर्ष की अवस्था को मध्यावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में व्यक्ति सुख, शांति और प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। उसके बाद जो अगली अवस्था है वो है वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था को कहते हैं। और वृद्धावस्था को ह्रास की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है। इसके साथ ही स्मरण शक्ति भी कमज़ोर होने लगती है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विस्तृत रूप से देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।